हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए फ्राइडे से एक रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा, तो आज उसका पहला डे है, पहला सेशन। दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज में हम हर टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है और आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हर सेशन में। जो भी हमने पढ़ा होगा उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी जो बेसिक्स हैं वो और ज़रा अच्छे से क्लियर हों और आपका टॉपिक में इंटरेस्ट भी बना रहे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज थी किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप पर, वो लॉक हो गई थी क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी थी वो खत्म हो गई थी। बहुत सारे बच्चों ने खरीदी थी और बहुत सारे मुझे फोन्स आए कि मैं उसकी वैलिडिटी को अनलॉक करूं। तो आप सबको बताना चाहूंगा कि उसकी वैलिडिटी मैंने अनलॉक कर दी है। जिन बच्चों ने वो टेस्ट खरीदे थे, दोबारा उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा से उन टेस्ट को दे सकते हैं, रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने वो टेस्ट नहीं लिए थे, वो प्ले स्टोर से हमारी ऐप किंग्स कॉमर्स जोन डाउनलोड करें और वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुल मिला के 10 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन हैं। कुल मिला के 500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी बेसिक्स को थोड़ा और डेवलप करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके एनालिसिस वीडियोस भी आपको मिलेंगे, सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, उनके एनालिसिस वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे हमारी ऐप यानी किंग्स कॉमर्स जोन पे। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम इस टॉपिक्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी हम आज के दिन में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि हर टॉपिक को 2 या 3 सेशन में समेटने की कोशिश करूंगा विद एमसीक्यूज। जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप है, इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। नॉर्मली हर जो टॉपिक है उसको 2 या 3 सेशन में हम समेटने की कोशिश करेंगे, सो दैट एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन एक बार रिविजन फिर से हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये दोस्तों वो वर्ड्स हैं जिनके मतलब आपको ऐसे हिंदी में पता होंगे, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपको शायद इनके मतलब ना पता हो, तो आज हम उनकी बात करेंगे। पहला वर्ड है ट्रांजैक्शन। दोस्तों, बिजनेस में क्या होता है, लेन देन होता है, उसी लेन देन को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। दोस्तों, 2 तरह की ट्रांजैक्शन है। एक होती है, फर्स्ट इज कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, आप उसको समझो, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन क्या होगा, कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जब गुड्स एंड सर्विसेज के साथ कैश का भी एक्सचेंज होता है तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई गुड्स कैश में खरीदी या फिर कैश में बेची, तो उसी को हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। जो किसी गुड्स एंड सर्विस के बदले में हम किसी को कैश देते हैं या फिर किसी से कैश लेते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज तो होता है लेकिन कैश का एक्सचेंज नहीं होता, उधार जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो उधार पे है, जो कि फ्यूचर में हमें चुकाना है, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके साथ ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया गया है इंटरनल ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों, क्या है इंटरनल और क्या है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं जो हम किसी दूसरी पार्टी के साथ करते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जो है, फर्म किसके साथ करती है, फर्म करती है अदर पार्टी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इसकी क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, परचेज ऑफ गुड्स या फिर सेल ऑफ गुड्स। जो फर्म दूसरी पार्टी के साथ कोई लेन देन करती है गुड्स का या सर्विसेज का, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। और इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है, जिसमें किसी दूसरी पार्टी के साथ आपका कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है भाई, जितने भी हमारे डेटर्स हैं उनसे जो हमें पैसा मिलने वाला है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा पैसा आपको मिले,
हो सकता है उसमें से कुछ पैसा आपको ना भी रिकवर हो, तो उसके लिए अलग से जो प्रोविजन बना लेना, या फिर किसी एसेट की डेप्रिसिएशन लगाना। डेप्रिसिएशन का मतलब भी आपको पता ही है कि एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो किसी एसेट की जो डेप्रिसिएशन है, तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन जो हम अदर पार्टी के साथ नहीं करते, ऐसी ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटल। अब कैपिटल किसे कहते हैं दोस्तों? जब हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें हम जो भी चीजें एक बिजनेस शुरू करने में लगाएंगे उसको हम कैपिटल कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि जो पैसा या रिसोर्सेज हमें किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाए वो हमारी क्या है? कैपिटल। सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, प्रोप्राइटर हो गया मालिक। इन हिज बिजनेस, जो ऑनर ने पैसा अपने बिजनेस में लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट। ये मनी या कैश या एसेट्स की फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं कि सपोज करो कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है और मुझे उसके लिए कैश 1 लाख रुपया चाहिए। और अब बिजनेस कहाँ शुरू करूंगा भाई? सड़क के किनारे तो बैठूंगा नहीं, कोई ना कोई मुझे दुकान वगैरह बिल्डिंग तो चाहिए। सपोज करो एक बिल्डिंग भी मैंने खरीद ली जिसकी वैल्यू 5 लाख है, ठीक है। उस बिल्डिंग में क्या करूंगा भाई? स्टॉक तो रखूंगा। स्टॉक किसे कहते हैं? जो चीज हमें कस्टमर को बेचनी है, तो स्टॉक भी रखूंगा। मान लो 2 लाख का मैंने स्टॉक भी रख लिया। तो ये जो कैश और बाकी चीजें जो मैंने लगाई इनको हम बोलेंगे एसेट्स। बिल्डिंग और स्टॉक हम बोलेंगे एसेट्स। ये जो मैंने चीजें लगाई इसी को कंबाइन नेम हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कुल मिला के 5, 2, 7 और 1 8 लाख मेरी क्या है? कैपिटल। तो सिंपल सेंस में जो पैसा या रिसोर्सेज, पैसा या एसेट्स, रिसोर्सेज हम किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाते हैं वो हमारी क्या है? वो हमारी कैपिटल है। तो दोस्तों कैपिटल जो है, आपको एक चीज और बता दूं कि कैपिटल जो है, पहले इसको मिटा देता हूं। कैपिटल जो है, जैसे राम ने एक बिजनेस शुरू किया, जैसे मैंने अभी बताया कि एक बिजनेस शुरू किया। सपोज करो कि राम ने 5 लाख रुपए की क्या लगा दी? कैपिटल लगा दी। तो कैपिटल हमारी जो होती है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, याद रखना। कैपिटल कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। एक बिजनेस ने जो ओनर का पैसा वापस करना है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब आपको कर्ज पता है, नहीं पता तो आगे भी बता दूंगा। बट जो हमारी कैपिटल है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल को नेटवर्थ भी कहते हैं भाई। तो याद रखना, कैपिटल को नेटवर्थ भी कहते हैं और इक्विटी भी कहते हैं। तो ये आप याद रखोगे नाम इसके, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपको एमसीक्यूज में। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। तो जैसे बच्चों मैंने अभी बताया कि कैपिटल किसे कहते हैं? जो पैसा या रिसोर्सेज आपने बिजनेस शुरू करने में लगाए। तो उसको जैसे मैंने कहा था कि राम ने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के लिए उसने 5 लाख रुपया क्या लगाया? 5 लाख की उसने क्या लगाई? कैपिटल लगाई। ये तो हो गई कैपिटल की बात। तो ये जो पैसा लगा, ये एरो बता रहा हूं, ये कैपिटल है, ठीक है। जो पैसा या जो भी एसेट्स लगे। अब सपोज करो राम जो ओनर है इसने कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, वापस निकालिए। कहां से? कैपिटल में से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे ड्राइंग्स। पैसा निकाल लिया तो ड्राइंग्स क्या है? पैसा निकाल लेना या गुड्स निकाल लेना या बिजनेस की कोई भी, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उसमें से कोई भी चीज ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। सो अमाउंट गुड्स और एसेट्स टेकन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। कोई भी पैसा, गुड्स या एसेट्स ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। और याद रखना ड्राइंग्स हमेशा इट रिड्यूसेस कैपिटल। ये कैपिटल को क्या कर देती हैं? कम कर देती है, रिड्यूसेस कैपिटल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 5 लाख रुपया राम ने लगाया तो वो उसकी क्या है? कैपिटल। सपोज करो कि इसमें से 1 लाख इसने निकाल लिया तो उसकी कैपिटल तो 4 लाख रह गई ना। तो जो भी ड्राइंग्स होती हैं वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी बोले तो कर्ज। हमने लाइफ में कई बार कर्ज लिया, लेकिन हम क्योंकि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो यहां पर बिजनेस के ऊपर जो कर्ज रहता है किसी भी फॉर्म में, बिजनेस के ऊपर जो भी कर्ज रहता है किसी भी फॉर्म में, मेरा फोन बज रहा है, पहले इसको मैं साइलेंट कर दूं। तो बिजनेस के ऊपर जो भी कर्ज रहता है किसी भी फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी मींस अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। फॉर एग्जांपल बैंक से लिया हुआ लोन,
जिसको हम बोलते हैं बैंक लोन, वो भी लाइबिलिटी है। किसी से हमने उधार में गुड्स खरीदी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदी, वो भी क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी आपकी वो ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको फ्यूचर में पे करनी है। इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि कर्ज, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हमारे ऊपर या बिजनेस के ऊपर जो कर्ज रहता है उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है करंट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज कितने तरह की भाई, करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज जो हमें एक साल से पहले पे करनी है, यानी विद इन 1 ईयर। हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है 1 साल का होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड जिसे हम कहते हैं, तो 1 साल के अंदर ऐसा कोई भी कर्ज जो हमें चुकाना है उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटीज पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। यानी हमारी जो डेट ऑफ बैलेंस शीट है, यानी जिस डेट को हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, उस डेट से, बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने तक, मतलब 12 महीने पहले तक जो भी कर्ज हमें चुकाना है वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। एग्जांपल्स आपको जरूर इसकी याद रहनी चाहिए। क्यों, एग्जाम में आपको कोई भी एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सी लाइबिलिटी है, करंट है या लॉन्ग टर्म है। तो एग्जांपल इसकी, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, जिनसे हम उधार में कोई चीज खरीदते हैं, या फिर बिल्स पेबल, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो पैसा हम ओवरड्रा कराते हैं, जो करंट अकाउंट वालों को फैसिलिटी मिलती है, भाई आपके पास लाख है, आप 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लो, जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी लाइबिलिटी है। तो ये आपने इसके एग्जांपल्स भी याद रखनी है, क्योंकि कभी भी बिल्स पेबल के लिए पूछ देंगे कि बिल्स पेबल क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी लाइबिलिटी। तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी है, ऐसी लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स, बिल पेबल डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, अभी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन कल के सेशन में। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। भाई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो होती हैं जो करंट लाइबिलिटीज नहीं है, यानी ऐसी लाइबिलिटीज जो हमें मोर देन 1 ईयर देनी है, यानी 1 साल से ज्यादा समय के लिए देनी है। कोई लोन ले रखा है आपने, 5 साल के लिए गाड़ी ली है, या आपने कोई मकान लिया है या दुकान ली है, तो ऐसा कोई भी लोन जिसकी पेमेंट आपने मोर देन 1 ईयर करनी है, उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटीज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी डेट ऑफ बैलेंस शीट के बाद भी जो पे करनी है, ऐसी लाइबिलिटीज को हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं भाई, बैंक लोन हो सकता है, बैंक से लिया गया लोन, या फिर डिबेंचर्स। डिबेंचर एक तरह का कर्ज होता है जो कंपनीज पब्लिक से लेती हैं, तो बदले में एक सर्टिफिकेट इशू करती हैं, जिसको हम कहते हैं डिबेंचर। पूरा एक इस पे टॉपिक है, बट हमें अभी सिर्फ इतना ही डिस्कस करने की डिबेंचर क्या है। कंपनीज जो पब्लिक से कर्ज लेती हैं, बदले में एक सर्टिफिकेट इशू करती हैं, जिसमें वो कुछ इंटरेस्ट भी पे करती हैं, उसी को हम बोलते हैं डिबेंचर्स। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है, यानी ऐसी लाइबिलिटीज जो मोर देन 1 ईयर पे करनी है। देन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज दोस्तों, ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो आगे फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटीज बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो हम किसी गारंटर को साथ लेके गए। अब गारंटर की जो गारंटर का रोल क्या है, गारंटर का रोल इतना है कि मान लो अगर मैं किसी गारंटर को लेके गया, या कोई मुझे अपना गारंटर लेके गया, मैंने गारंटी दे दी किसी के बिहाफ पे, तो जो कर्ज उसने उठाया बैंक से, अगर उसने वो कर्ज नहीं दिया तो वो कर्ज मुझे देना पड़ेगा। ऐसी लाइबिलिटीज को बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक दुकान है, किसी कस्टमर ने मेरे ऊपर केस कर दिया, अब उस केस का फैसला आना बाकी है, वो केस कोर्ट में है, तो फैसला मेरे अगेंस्ट भी आ सकता है, फेवर भी में भी आ सकता है, तो मुझे क्लेम देना पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता। तो ऐसी लाइबिलिटीज जिसका होना या फिर ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटीज हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एसेट्स। दोस्तों एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे बिजनेस की वो प्रॉपर्टीज जो हमने खरीदी। यानी आप एसेट को इस तरह से ले सकते हो, एसेट्स की मतलब 3 चीजें हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहला, उसको खरीदा गया। दूसरा, जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और तीसरा, जिसको बेचा भी जा सके। तो एसेट्स क्या है? बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं किसी बिजनेस की, जो बिजनेस ने खरीदी हैं या जिनका वो बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, किसके लिए? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जिनको बेचा भी जा सके, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। सो प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज के पास जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लेते हैं हम, जैसे कोई जमीन है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। तो आई होप ये तो पता ही होगा आपको, ये सारे हम क्या इन सबको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। अब एसेट्स में
एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं फिक्स एसेट्स। भाई करंट एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जिनको हमने रीसेल के लिए रखा है। कोई भी ऐसा एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या जिनको रीसेल के लिए रखा गया, ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन टू कैश। ऐसे एसेट्स जो हमने रीसेल के लिए या कैश में कन्वर्जन के लिए हमारे पास हैं। एग्जांपल ले सकते हैं हम कि स्टॉक, यानी हमारे पास जो मान लो एक दुकान है, उसमें जो माल पड़ा है जो कस्टमर को बेचना है उसको हम स्टॉक बोलेंगे। या डेटर जिसको उधार में गुड्स दी हुई हैं, या कैश इन हैंड, हमारे पास जो कैश है, या कैश एट बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। तो ये एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि किसी भी चीज को लेकर पूछ सकते हैं कि ये कौन सा एसेट है, करंट है, फिक्स्ड है, फिक्टिशियस किस तरह का एसेट है, तो आपको पूछा जा सकता है। तो एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल, वो एसेट जो रीसेल के लिए हैं या फिर कैश में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे करंट एसेट्स। दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी जो 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने ऑपरेटिंग साइकिल में, अकाउंटिंग पीरियड में, ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे करंट एसेट्स। फिक्स एसेट कौन से हैं? दोज एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, यानी जो बेचने के लिए नहीं रखे जाते। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो क्या ये बेचने के लिए? बिल्कुल नहीं। मान लो ये जैसे ये डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए एसेट है, तो क्या ये मैंने बेचने के लिए खरीदा? नहीं, इसका क्या करना है, मैंने यूज करना है। तो एसेट्स नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, जिनको बेचने के लिए नहीं खरीदा गया। फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, भाई इनको हम जनरली बेचते नहीं हैं, हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। मशीनरी हो गई। तो जो फिक्स एसेट होते हैं ये हमारे यूज किए जाते हैं फॉर लॉन्गर टर्म, यूज फॉर लॉन्गर टर्म। ये इनको हम लॉन्गर टर्म के लिए यूज करते हैं टू जनरेट, किसके लिए? टू जनरेट रेवेन्यू यानी पैसा कमाने के लिए। तो फिक्स एसेट वो होते हैं जो हम रीसेल के लिए नहीं रखते, विच जनरली कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। भाई जनरली हम इनको 1 साल के अंदर विद इन वन ईयर, जनरली हम इनको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते। ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे फिक्स एसेट। तो एग्जांपल मैंने बता दी, एग्जांपल जरूर याद रखना। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी एसेट को लेकर वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि किस तरह का एसेट है। तो करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, या जिनको हमने बेचने के लिए रखा है, या जिनको हमने कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा है। लेकिन फिक्स एसेट क्या होते हैं? जो बेचने के लिए नहीं होते, इनका इस्तेमाल किया जाता है लॉन्गर पीरियड के लिए। क्लियर हो गया? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज टेंजिबल एसेट्स। देखो दोस्तों, फिक्स एसेट के अंदर 2 तरह के एसेट्स होते हैं। जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, ये ऐसे रफली बता रहा हूं फिलहाल में, जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं इसके अंदर 2 तरह के एसेट्स हैं। एक होते हैं टेंजिबल, ठीक है, और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल। अब टेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं। कैन बी सीन और टच्ड, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे टेंजिबल एसेट। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी बताई, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तो ये सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसे एसेट्स को बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम देख नहीं सकते, विच कांट बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते और जिनको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, इनको हम टच नहीं कर सकते, ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल क्या है भाई? एग्जाम्पल बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन होती है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। पेटेंट, कोई चीज़ आपने बनाई और आपने उस पर रिसर्च की, R&D सारा खर्चा आपने किया है, अब आपने बना लिया, आप नहीं चाहते कोई इसको कॉपी करे, तो आप इसका पेटेंट करवा लेते हो। जितनी देर का पेटेंट रहता है कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। तो इस तरह के एसेट्स, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। तो दोनों ही फिक्स एसेट की कैटेगरीज में आते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। देन फिक्टिशियस एसेट। दोस्तों ऐसे एसेट जो फेक एसेट के नाम से जाने जाते हैं, फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी एसेट्स। बेसिकली एसेट्स की 3 प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है भाई? उनको खरीदा जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उनको बेचा भी जा सकता है। जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, बेसिकली ये 2 प्रॉपर्टीज तो फुलफिल करता है कि इस पे खर्चा किया गया,
इसका यूज भी किया जाएगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, लेकिन बेचा नहीं जा सकता है। ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसलिए ये एसेट्स ना तो टेंजिबल होते हैं ना इंटेंजिबल होते हैं। तो ऐसे एसेट्स जो ना टेंजिबल हैं ना इंटेंजिबल हैं, जिनको हम खरीदते हैं, जिनका हम यूज करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, लेकिन जिनको बेचा नहीं जा सकता, ऐसे एसेट्स को बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। तो क्या एग्जांपल है इसकी भाई? इसकी एग्जांपल है ह्यूज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। भाई हमने एडवर्टाइजिंग की, बहुत बड़े लेवल की एडवर्टाइजिंग की, बहुत ज़्यादा हमने उस पर खर्च किया, तो खर्चा किया हमने, एसेट की एक जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो गई। अब एडवर्टीजमेंट करेंगे तो क्या होगा? इससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी रीच लोगों तक पहुंचेगी, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा, यानी दूसरी प्रॉपर्टी भी पूरी हो गई। लेकिन जो खर्चा हमने कर दिया, अब इसको हम, इस खर्चे को हम बेच तो नहीं सकते, मतलब ये तो खर्चा कर दिया, इसके बदले में कोई हमारे पास फिजिकली कोई चीज़ तो है नहीं, ना टेंजिबल में है ना इंटेंजिबल में है, इसका मतलब हम इसको बेच नहीं सकते। तो ऐसे एसेट जो हम, जिसके ऊपर हमने खर्च किया, लेकिन और जो हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हमें करके देंगे, लेकिन उनकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, तो ऐसे एसेट्स जिनको हम बेच नहीं सकते, ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिसिप्ट। कोई भी पैसा जो हमने रिसीव किया या फ्यूचर में रिसीव करना है उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी अमाउंट जो हमने रिसीव कर लिया या रिसीव करना है फ्यूचर में फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम गुड्स या सर्विसेज रेंडर करने के बदले में जो पैसा रिसीव कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी रिसिप्ट जो आप अपने बिजनेस ऑपरेशन से, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट करो, कोई भी ऐसी रिसिप्ट जो आप अपने नॉर्मल, जो आपका बिजनेस है वहां से जनरेट हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। सो अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स आर रेंडिंग सर्विस। जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हो अपने नॉर्मल बिजनेस में, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, आपने कोई गुड्स बेची या कोई आपने सर्विस दी, उसके अगेंस्ट, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बदले में हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हैं भाई? दोज रिसिप्ट्स विच आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, यानी जो हमारे जो मेन बिजनेस या कोर बिजनेस है उसका हिस्सा नहीं है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। एग्जाम्पल क्या हो गई इसकी? सेल ऑफ मशीनरी। भाई ये हम कोई, मेरा कोई बिजनेस है, जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये भी मेरा एक प्रोफेशन है, तो अगर मान लो मैं कोई पुराना फर्नीचर बेच रहा हूँ तो मेरा नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा नहीं है। मेरे पास पुराना फर्नीचर था, मैंने बेच दिया, या मेरे पास कोई ज़मीन थी बेच दी, मैंने बिल्डिंग थी बेच दी, या मैंने कोई मशीनरी थी बेच दी। तो ऐसा कोई भी रिसिप्ट जो आपके नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा नहीं है लेकिन आपके बिजनेस से इंसिडेंटल है, तो आप उसको कह सकते हो कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हो, और कैपिटल रिसिप्ट जो आपके बिजनेस से जनरेट ना हो, ऐसी रिसिप्ट को हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हो गया खर्चा, जो पैसा हम खर्च करते हैं, अमाउंट स्पेंट जो भी हमने खर्चा किया, और लाइबिलिटी इनकर्ड, या हमने कोई लाइबिलिटी ले ली, कोई कर्ज ले लिया, क्यों? फॉर एक्वायरिंग एसेट, किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, गुड्स को खरीदने के लिए, या कोई सर्विस लेने के लिए जो भी हमने खर्चा किया, या फिर हमने कोई लाइबिलिटी ले ली, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर की टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई वो खर्चा जो किसके लिए हो? लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए कोई खर्चा किया जाए, वो आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये किस तरह के होते हैं? नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रेकरिंग हो गया कि कभी कभार होने वाला खर्चा, नॉन रेकरिंग नेचर। और फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो मुझे एक बिजनेस करना है, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, तो उस बिल्डिंग का इस्तेमाल मैं क्या करूंगा? शॉर्ट टर्म के लिए करूंगा या लॉन्ग टर्म? उसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए होगा, यानी लॉन्ग टर्म हो गया मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा समय के लिए। तो एक तो जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। दूसरा नॉन रेकरिंग नेचर होते हैं, नहीं कभी कभार होते हैं। बिल्डिंग खरीदूंगा तो हर महीने या हर साल तो नहीं खरीदूंगा, तो ऐसे खर्चे जो लॉन्गर टर्म के लिए हों, जो नॉन रेकरिंग नेचर के हों, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड
फॉर परचेजिंग एसेट्स। यहां पर किसकी बात हुई थी? गुड्स की भी बात हुई थी। लेकिन जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कोई भी पैसा जो हमने खर्चा या कोई कर्ज ले लिया किसके लिए? एसेट्स को खरीदने के लिए, वो बोलेंगे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज। ये हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कोई बिल्डिंग ले ली तो उस बिल्डिंग में हम काम ही करेंगे कुछ ना कुछ, तो हमारी क्या होगी? अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और ये कहां दिखाए जाते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जो भी हम एसेट खरीदेंगे उनका जो इफेक्ट है कहां देते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करे, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, नॉन रेकरिंग नेचर का हो, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज। अब यहां पे किस चीज की बात हो रही थी? एसेट्स की, कि एसेट खरीदने के लिए जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और यहां किस चीज की बात हो रही है? अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी खर्चा जो हमने किया या फिर कोई हमने कर्ज ले लिया, किसके लिए? गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए। और क्यों? टेकन टू अर्न रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जाए और किस लिए किया जाए? पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दे आर शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको हम कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, हम सैलरी देते हैं, ठीक है। अब ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। रेकरिंग क्यों है भाई? ये रेगुलर है। अब सैलरी तो हमें हर महीने देनी है, हर साल देनी है, रेंट देना है। ये वाले नॉन रेकरिंग थे कभी कभार, लेकिन रेंट भी हमें हर महीने देना है, हर साल देना है। गुड्स भी हमें परचेज करनी है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप रेगुलर करते हो, रेकरिंग है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। अब देखो दोस्तों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी फिक्टिशियस एसेट्स में, कि मान लो हमने एक एडवर्टीजमेंट की, मान लो मैंने एक एडवर्टीजमेंट कर ली, ऐड कर ली, मैंने अपने बिजनेस को प्रमोशन के लिए ऐड कर ली, और मान लो उसमें मैंने 5 लाख का खर्च कर दिया, जो कि नॉर्मल मेरा जो खर्च होता है ऐड का उससे कहीं ज्यादा है। तो ये एक ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। अब 5 लाख का जो मैंने खर्चा किया, और मान लो मैं ये मान के चलता हूं कि इसका जो बेनिफिट है मुझे आने वाले 5 साल में मिलेगा, तो 1, 2, 3, 4 और 5 साल में इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि ये 5 लाख मैं 5 हिस्सों में बांट दूंगा, 1-1 लाख, ठीक है। कि मुझे क्योंकि इसका बेनिफिट 5 साल में मिलना है, तो हमें जिस साल वो बेनिफिट मिलेगा उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको दिखाएंगे। बेशक खर्चा हमने पेमेंट आज ही कर दी, लेकिन हमने पेमेंट जो है, जो खर्चा किया, हमें निकालना कहां से? अपने जो इनकम से निकालना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालना है। तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल कितना दिखाएंगे? 1 लाख का खर्च दिखाएंगे। अब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको हमें मोर देन 1 ईयर, देखो 1 से ज्यादा समय के लिए अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे राइट ऑफ करना है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जिसकी पेमेंट डेफर्ड मतलब डिले की गई। 5 लाख की पेमेंट हमने आज ही कर दी है, कर आज ही दी है, लेकिन प्रॉफिट में से तो निकालना है। अब क्योंकि इसका बेनिफिट 5 साल में मिलने वाला है, तो हर साल के प्रॉफिट में हम इसका 1 लाख का जो खर्च है वो हम दिखा देंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, भाई ऐसा कोई भी खर्चा जो अगले साल का है लेकिन आपने इसी साल पे कर दिया, उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारे एसेट्स होते हैं, और कौन से एसेट्स होते हैं? याद रखना कि ये हमारे करंट एसेट्स की कैटेगरीज में आता है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर अगले साल का लेकिन आपने इसी साल पे कर दिया, उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंसेस पेड बट रिलेटिंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी ऐसा खर्चा जिसकी सर्विस आपने ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की, ऐसे एक्सपेंस को कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड हो गया, एडवांस में पे कर देना। आउटस्टैंडिंग मतलब जिसकी सर्विस ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की, ऐसे एक्सपेंस को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हमारी लायबिलिटी होती है, और कौन सी लायबिलिटी होती है? करंट लायबिलिटी। जरूर याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड मतलब हमने जो सर्विसेज ले ली, खर्चा कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं की, तो ऐसे एक्सपेंस को हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलिए जी नेक्स्ट, इनकम, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। भाई इनकम किसे कहते हैं? इनकम का मतलब हो गया, इनकम किसे कहेंगे? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी जो आपका टोटल रेवेन्यू, जो आपने कमाया उसमें से माइनस जो कर लिया टोटल एक्सपेंस, उसको हम बोलेंगे इनकम।
तो इनकम और प्रॉफिट में फर्क क्या है, नीचे प्रॉफिट भी लिखा है कि जब हम इनकम की बात करते हैं तो एक ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं। इनकम का मतलब हो गया कि जो बिजनेस से हुई और जो बिजनेस इंसिडेंटल टू बिजनेस है वो भी इनकम में आ जाएंगे। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका मतलब जो हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड जो पैसा हम कमाते हैं। तो इनकम का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। प्रॉफिट का मतलब हो गया प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। तो इनकम में बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी आ गई और ऐसी ट्रांजैक्शन भी आ गई जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें क्या आ गया, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। तो मतलब इसका भी वही है कि टोटल इनकम में से खर्चा निकाल के जो बचा साल के एंड में, दैट इज उसी को हम बोलेंगे प्रॉफिट। गेन किसे कहते हैं भाई, ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो आपके बिजनेस से मिलता जुलता तो है, बिजनेस से रिलेटेड तो है, लेकिन कोर बिजनेस यानी मेन बिजनेस का हिस्सा नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे गेन। यानी प्रॉफिट दैट राइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू इट। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है आपके बिजनेस की, आपका जो कोर बिजनेस है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है, ऐसी गेन को हम बोलेंगे, प्रॉफिट को हम बोलेंगे गेन। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मुझे जो बच्चे फीस देते हैं वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। अब उस फीस से मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, वो प्लॉट को बेचने पे मुझे मुनाफा हुआ, उसको हम गेन बोलेंगे। लेकिन है तो वो मेरे बिजनेस रिलेटेड, वहीं से पैसा गया था, तो इंसिडेंटल तो बिजनेस है, लेकिन जो कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस, उसका हिस्सा नहीं है, ऐसे प्रॉफिट को हम गेन बोलेंगे। लॉस किसे कहते हैं, उल्टा भाई, जब आपके खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, इनकम कम है, तो उसको हम बोलेंगे लॉस। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रिसीप्ट। चलिए दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा ना उसके कुछ एमसीक्यूज हैं। अभी कुछ एक सेशन इसका और आएगा, वो कल आएगा, तो हम 2 सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके एमसीक्यूज भी मैं कल भी मैं करवाऊंगा। तो आज जो हमने पढ़ा उसके कुछ एमसीक्यूज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, कैपिटल क्या है, इज इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो मैंने आज ही बताया कि जो हमारी कैपिटल होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, यानी लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, भाई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करे, कैश विड्रॉ करे या कोई एसेट ले ले, तो उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, परचेज, या नन ऑफ दीज, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी बिजनेस की चीज ले जाता है या यूज कर लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, जो अमाउंट हमने रिसीव किया या हमें रिसीव करना है गुड्स के बेचने पे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, समटाइम कैपिटल समटाइम रेवेन्यू, या नन ऑफ दिस। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे कोर बिजनेस का हिस्सा है, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, मेन बिजनेस जो हमारा होता है, वहां से हमें जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। सो अगर हमने गुड्स बेची हैं तो उससे जो पैसा आया वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन गुड्स की जगह अगर हमने कोई एसेट बेचा होता, क्या बेचा होता, एसेट, तो उस केस में हमारा जो आंसर रहता है वो रहता है कैपिटल रिसिप्ट। अगर गुड्स की जगह एसेट बेचेंगे तो वो जो पैसा आएगा दैट विल बी योर कैपिटल रिसिप्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देखते हैं, अमाउंट पेड और पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स। अब देखो अमाउंट जो हमने पे किया या पेएबल है, हमने पे करना है किसके लिए, अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट, जो हमने एसेट परचेज किया उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ दिस। दोस्तों कोई भी एसेट हमने खरीदना है तो उस पे जो हमने खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन याद रखना अगर इसकी जगह होता परचेज ऑफ गुड्स, एसेट की जगह क्या होता, गुड्स होता, तब वो हमारा क्या बनता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज गुडविल इज एन, गुडविल क्या है, टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है, या फिक्टिशियस। तो आप सबको पता है कि ऐसे एसेट जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, वो एक्सपेंडिचर जिसका नेचर रेवेन्यू है लेकिन जिसका बेनिफिट हमें एक से ज्यादा साल के लिए मिलेगा, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, लास्ट में ख्याल से हमने वही डिस्कस किया शायद, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें एक से ज्यादा साल के लिए मिले, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो गया कोई भी फिक्स एसेट की परचेज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जिसको हम बेच भी सकें, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम बेच नहीं सकते लेकिन बेनिफिट एक से ज्यादा साल के लिए मिलेगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको हमने बता दिया कि अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई खर्चा, परचेज ऑफ गुड्स वगैरह, या सैलरी पेड, रेंट पेड, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो इसका आंसर रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से याद दिला दूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एसेट खरीदा
अब उस खरीदने पे हम उसको यूज़ भी करेंगे, यूज़ करने के बाद उसको बेच भी देंगे। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो लॉन्ग टर्म के लिए है, हमने किया, इस्तेमाल किया और बेचा भी जा सकता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसा कोई खर्चा जो हमने किया, जिसका हमने यूज़ भी किया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, लेकिन जिसको बेचा नहीं जा सकता और जिसका बेनिफिट एक से ज़्यादा समय के लिए मिले, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इसको बेचा जा सकता है, इसको बेचा नहीं जा सकता। ये कैश में रियलाइज किया जा सकता है, इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहां तक ये थे आज के एमसीक्यूज। कल इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कल इसका लास्ट सेशन होगा और उसके ऊपर जो एमसीक्यूज बनेंगे वो मैं आपको कल करवाऊंगा। डेली आप इतना भी, जितना मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं ना, इतना अगर आप डेली कर लें तो आपको अलग से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी आपके लिए बहुत है। हाँ, एमसीक्यूज जो हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी, तो आगे थेरी वेरी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, जितना मैं करा रहा हूँ बस ये दिमाग में रखो। और मुझे लगता है कि इससे आपका काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, जो भी आपके बेसिक्स आपको भूल चुके हैं वो आपको फिर से याद आ जाएंगे। तो दोस्तों फिर से बता दूं कि जो टेस्ट हैं वो जिन बच्चों ने खरीदे थे वो लॉक हो गए थे, उसको अनलॉक कर दिया गया है, वो दोबारा से अब वो टेस्ट दे सकते हैं। और जिन्होंने नहीं दिए टेस्ट वो टेस्ट ले सकते हैं। 10 टेस्ट हैं जिसमें कुल मिला के 500 क्वेश्चंस हैं। आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है किरिन्स कॉमर्स जोन प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको हमारे टेस्ट मिल जाएंगे, आप उन टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।